नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज है फ्रेंड 6 जून की हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास आज के दिन घटी है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए फटाफट 2-3 पॉइंट्स आज की हिस्ट्री के अंतर्गत देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कवर करेंगे आज की हिस्ट्री के अंतर्गत फ्रेंड 6 जून 1674। ध्यान दीजिएगा, आज के ही दिन यानी कि 6 जून 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। छत्रपति शिवाजी से आप सभी परिचित हैं। तो आज के ही दिन 6 जून 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ, जिससे उनको छत्रपति शिवाजी की उपाधि प्राप्त हुई, अर्थात उन्होंने ग्रहण की। ये तो हमने देखा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे तो 1984 यानी कि 1984 में भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार, कौन सा ऑपरेशन? स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसका उद्देश्य सिख अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को हटाना था। थर्ड पॉइंट देखेंगे तो आज के ही दिन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की सेना ने नारमंडी में डी-डे लैंडिंग की, जो युद्ध के महत्वपूर्ण मोड़ में से एक था। तो ये तो हमने देखा 3 पॉइंट्स आज की हिस्ट्री के अंतर्गत। आई होप हमने जितने भी पॉइंट्स कवर किए आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने हमारा क्लास 6 से 10 कंप्लीट कर लिया है। हम आगे क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप क्लास देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जिस भी क्लास में आपको जो भी डाउट है, क्योंकि क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है और हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाई की है। इतनी डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो ये तो हमने कुछ बातें कर ली आज की हिस्ट्री के बारे में और अपनी सीरीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब चलते हैं क्लास की तरफ कि हम पढ़ाई क्या करने वाले। जैसा हमने आपको बताया कि हम कर रहे हैं क्लास 11th, और क्लास 11th में हम चैप्टर कर रहे हैं फैब्रिक अराउंड अस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर के बारे में। इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ रेशो के बारे में जाना था। रेशो में जैसे हमने कपास के देखे थे, कपास के गुड़ देखे थे, फिर हमने नायलॉन देखा था, लिनन के देखे थे, जूट और सन देखे थे, ऊन के रेशे हमने देखे थे। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ऊन के गुण क्या होते हैं, रेशम क्या होता है, रेशम किस प्रकार का तंतु है, तो हमने देखा था। ये भी रेशम के गुण देखे थे। रेयॉन के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने नायलॉन और उसके भी गुण के बारे में हमने पढ़ा था। नायलॉन प्राप्त कहाँ से होता है ये भी हमने देखा था। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी प्रीवियस क्लास। इतने सारे पॉइंट्स हमने हमारी प्रीवियस क्लास के माध्यम से कंप्लीट किया था। आई होप आपने इस क्लास को देखा हुआ होगा, क्योंकि ये क्लास हमारी स्टडी इवनिंग में हुई थी। तो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से इजीली आपको मिल जाएगी और डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही डिटेल में इस क्लास को हमने समझाया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो रेशा है, पॉलिएस्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पॉलिएस्टर भी एक कृत्रिम तंतु है जो रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पॉलिएस्टर कहाँ से बनाया जाता है, तो रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। इसे टेरिलॉन अथवा टेरिन भी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पॉलिएस्टर को ही टेरिलॉन अथवा टेरिन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिएस्टर के अन्य नाम में टेरिलॉन और टेरिन आ जाता है, तो इसको टेरिलिन और टेरिन के नाम से पॉलिएस्टर को जाना जाता है। सेकंड पॉइंट पॉलिएस्टर के अंतर्गत देखेंगे तो इसकी खोज ब्रिटेन स्थित कैलिको प्रिंटर्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष 1916 में की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो जो पॉलिएस्टर हमारा रेशा है, इसकी खोज कब की गई, तो पॉलिएस्टर की खोज फ्रेंड्स ब्रिटेन स्थित कैलिको, किसने की, ब्रिटेन स्थित कैलिको प्रिंटर्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष 1916 में की गई। किसने की, ब्रिटेन स्थित कैलिको प्रिंटर्स एसोसिएशन
और कब की गई? तो 1916 में पॉलिएस्टर की खोज की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। वर्ष 1953 में डू पोंट की अनुसंधान संस्थान ने पॉलिएस्टर तंतु का निर्माण किया और इसे डेकारान नाम दिया। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1953 में डू पोंट कौन? डू पोंट की अनुसंधान संस्थान ने पॉलिएस्टर तंतु का निर्माण किया गया। इसकी खोज कब हुई पॉलिएस्टर की? तो 1916 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन स्थित कैलिको प्रिंटर्स एसोसिएशन द्वारा हुई और 1953 में ही इसे डू पोंट के अनुसंधान संस्थान ने पॉलिएस्टर तंतु का निर्माण शुरू किया और इसे नाम क्या दे दिया? डेकारान नाम दे दिया। तो ये तो हमने देख लिया पॉलिएस्टर के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो 3-4 पॉइंट्स पॉलिएस्टर में ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? पॉलिएस्टर एक कृत्रिम तंतु है जो रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है और इसका दूसरा नाम क्या है? टेरिलीन अथवा टेरीन भी इसको पॉलिएस्टर को ही कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन बनता है इससे, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज ब्रिटेन स्थित कैलिको प्रिंटर्स एसोसिएशन द्वारा हुई। कब हुई? तो 1916 में की गई और 1953 में डू पोंट के अनुसंधान संस्थान ने पॉलिएस्टर तंतु का निर्माण शुरू किया। तो पॉलिएस्टर तंतु का निर्माण कब शुरू हुआ? तो 1953 में हुआ। किसके द्वारा पॉलिएस्टर तंतु का निर्माण हुआ? तो डू पोंट के अनुसंधान संस्थान के द्वारा पॉलिएस्टर तंतु का निर्माण शुरू किया गया और इसे नाम क्या दिया गया? तो डेकारान नाम दे दिया गया। तो ये हमने बहुत ही डिटेल में पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ा है। अब पॉलिएस्टर के गुण देख लेते हैं। तो पॉलिएस्टर रेशा एक का व्यास जो है एक समान होता है। कैसा होता है? पॉलिएस्टर रेशे का व्यास एक समान होता है। इसकी सतह नरम होती है तथा यह देखने में सीधा होता है। इसे कितना भी मजबूत, लंबा और व्यास का बनाया जा सकता है, यानी कि जो पॉलिएस्टर होता है इसे कितना भी लंबा और व्यास का बनाया जा सकता है। पॉलिएस्टर रेशे तथा इनसे बने वस्त्र मुलायम, चमकदार तथा स्पर्श करने पर गर्म महसूस होते हैं। कैसे होते हैं? यानी कि जब पॉलिएस्टर के कपड़े को आप छूते हो तो आपको गर्म की अनुभूति होती है, तो इसलिए ये स्पर्श करने पर गर्म महसूस होते हैं। इनमें अवशोषकता कम होती है, इसमें सलवटें नहीं पड़ती है। पॉलिएस्टर में क्या अवशोषकता भी कम होती है और इसमें सलवटें नहीं पड़ती। सलवटें मतलब ये सिकुड़ते नहीं हैं। तो ये हमने देख लिए पॉलिएस्टर के गुण। नेक्स्ट पॉइंट पॉलिएस्टर के गुण के अंतर्गत देखेंगे तो सामान्य रूप से रेयॉन, कपास, ऊन और कुछ बुने हुए रेशम के साथ मिलकर इस रेशे का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिएस्टर का ज़्यादा प्रयोग अकेले नहीं होता। ज़्यादातर पॉलिएस्टर के कपड़े कैसे होते हैं? उनमें कपास, ऊन, कुछ बुने हुए रेशम ये साथ में मिक्स होते हैं, तो इनको मिलाकर के कपास के कपड़े बनाए जाते हैं। आई होप पॉलिएस्टर और पॉलिएस्टर के गुण से आप अवगत हो गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट रेशा क्या है? एक्रिलिक। इसके बारे में देखते हैं कि आखिर एक्रिलिक क्या होता है। यह भी एक कृत्रिम रेशा है। ध्यान दीजिएगा, एक्रिलिक भी एक कृत्रिम रेशा है। यह ऊन के समान ही होता है, यह ऊन से सस्ता होता है। एक्रिलिक क्या है? एक कृत्रिम रेशा है। यह होता तो ऊन के समान है पर यह ऊन से सस्ता होता है। इसे सामान्यतः कैसमेलॉन, क्या? कैसमेलॉन कहा जाता है। एक्रिलिक के गुण देखते हैं तो इसकी लंबाई, व्यास और महीनता निर्माता द्वारा नियंत्रित की जाती है। यानी कि जो एक एक्रिलिक का जो निर्माता होता है, जो बनाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी व्यास कितनी होगी। सेकंड पॉइंट है, इसका रेशा अलग अलग प्रकार से लहरदार और चमकीला बनाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट में देखेंगे तो मजबूती के आधार पर यह कपास के रेशे के समान ही होता है। एक्रिलिक क्या होता है? इसकी जो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ कपास के रेशे के समान ही होती है। इसके रेशे में उच्च दीर्घकालिक और अच्छी सुनम्यता होती है। एक्रिलिक को ऊन के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है तथा इसका उपयोग बच्चों के कपड़े, कंबलों और बुने हुए उत्पादों में किया जाता है। इतने सारी क्वालिटीज है किसमें? एक्रिलिक में। जो हमने एक्रिलिक पढ़ा, क्या हमने देखा? एक्रिलिक एक कृत्रिम रेशा है और यह ऊन के समान ही होता है, यह ऊन से सस्ता होता है। इसे सामान्यतः क्या बोला जाता है? तो इसे सामान्यतः कैसमेलॉन बोलते हैं। यानी कि नॉर्मली भाषा में इसको क्या बोलते हैं? तो कैसमेलॉन बोलते हैं। एक्रिलिक के गुण देख लिए, आपको पता हो गया होगा एक्रिलिक के बारे में। नेक्स्ट रेशा है हमारा
इलास्टोमरी रेसे। कौन से? इलास्टोमरी। अब ये इलास्टोमरी रेसे क्या होते हैं देखते हैं। तो इलास्टोमरी रेसे इलास्टिक रबड़ आदि हैं। ध्यान दीजिएगा, जो इलास्टोमरी रेसे वो क्या है? रबड़, इलास्टिक इत्यादि हैं। इनका अलग अलग रूपों में उत्पादन किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप में इसमें रबड़ है और इसका कृत्रिम समरूप स्पैंडेक्स अथवा लाइक्रा है। सामान्यतः इनका उपयोग कम सुनम्यता वाले किसी भी रेसे के साथ मिलाकर किया जा सकता है। अर्थात जो हमारा इलास्टिक यानी कि रबड़ का जो रेसा होता है, ये अकेले इसका प्रयोग नहीं किया जाता, किसी भी रेसे के साथ मिलाकर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया हमारे विभिन्न प्रकार के रेसों के बारे में। आई होप ये सारे रेसे जितने भी हमने पढ़े हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 कहता है कपास का रेशा किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? बताइए कहाँ से प्राप्त होता है कपास का रेशा। क्वेश्चन 2 कहता है ऊन के रेशों की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? हमने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में ऊन के बारे में कि जो ऊन की रेशों की लंबाई होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है। कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन 3 कहता है रेशम का कोई एक गुण बताइए। कितने सारे गुण के बारे में हमने रेशम का पढ़ा, जैसे कि रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा, वैसे बहुत सारे गुण हमने पढ़े। तो कोई एक गुण आप कमेंट करके माध्यम से बताइए हमें। 4th कहता है पॉलिएस्टर तंतु का निर्माण कब शुरू किया गया? अभी जस्ट हम पढ़ रहे थे ना, मैंने आपसे क्या बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो भी हमने पॉलिएस्टर की हिस्ट्री जानी है, तो पॉलिएस्टर तंतु का निर्माण कब शुरू किया गया बताइए। अभी जस्ट ही हमने पढ़ा है पॉलिएस्टर के बारे में। एक्रिलिक को किसके स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्रिलिक ये देख लीजिए, ऊपर ही आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी हमने पढ़ा ना कि एक्रिलिक एक कृत्रिम रेशा है, यह ऊन के समान ही होता है। तो इसका मतलब है कि ऊन के स्थान पर एक्रिलिक का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आई होप अभी तक आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, ये 1 लाइनर में हम देख लेते हैं इन सबकी डेफिनेशन। तो कपड़े क्या होते हैं? तो कपड़ा मानव निर्मित होता है या प्राकृतिक या कृत्रिम तंतुओं के द्वारा निर्मित होता है, उसी को कपड़ा कहते हैं। सूत क्या है? तो परस्पर जुड़े रेशों की एक निरंतर लंबाई है जो कपड़ों के उत्पादन में सिलाई, कढ़ाई तथा रस्सी इत्यादि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। रेसे क्या होते हैं? किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के बने पतले तंतु को रेशा कहा जाता है। वस्त्र के बारे में देखते हैं। वस्त्र परिष्करण वह विधि है जिससे कपड़े का रूप, रंग, बुनावट अथवा विशिष्ट उपयोग के लिए इसका प्रयोग बदला जा सकता है। वस्त्र परिष्करण क्या है? तो वस्त्र परिष्करण वह विधि है जिससे कपड़े का रूप, रंग, बुनावट अथवा विशिष्ट उपयोग के लिए इसका प्रयोग बदल सकता है। बुनाई क्या है? वह विधि है जिसमें दो भिन्न तथा परस्पर लंबवत धागों के समूह को आपस में गूंथकर वस्त्र तैयार किया जाता है, उसी को हम बुनाई कहते हैं। तो बुनाई क्या है? वह विधि है जिसमें दो विभिन्न तथा परस्पर लंबवत वाले धागों के समूह को आपस में गूंथकर वस्त्र तैयार किया जाता है, उसी को बुनाई कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निटिंग क्या होती है। धागा या सूत से कपड़ा बनाने या ऊन से स्वेटर इत्यादि बनाने को ही निटिंग कहा जाता है। कपास क्या है? यह रेशे वाली फसल है। यह कपड़े तैयार करने का नैसर्गिक रेशा है। परिधान तथा घरेलू वस्त्रों में कपास के रेशों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसमें नमी सोखने की अच्छी क्षमता होती है और यह आसानी से सूख भी जाता है। लिनेन क्या है? यह एक बास्ट रेशा है जो लैक्स के पौधों के तनों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लैक्स के पौधों के तने से प्राप्त किया जाता है। इसके वस्त्र गर्मियों में असाधारण, ध्यान दीजिएगा, जो लिनन के वस्त्र होते हैं वो गर्मियों में असाधारण ठंडक एवं ताजगी के लिए उपयोगी होते हैं। और रेशम क्या है? तो यह एक प्राकृतिक तंतु रेशा है जो रेशम के कीड़ों के स्राव से निर्मित होता है। तो ये 1 लाइनर में हमने ये पॉइंट्स देख लिए। आई होप इससे आपको अच्छे से इन सबकी डेफिनेशन जो हमने देखी है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पता होना चाहिए आपको निटिंग किसको कहते हैं, कपास क्या है, लिनन क्या है, रेशम क्या है, जितने भी हमने पढ़े हैं इन सब के बारे में 1 लाइनर डेफिनेशन के माध्यम से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रेयॉन। तो रेयॉन क्या है? यह विनिर्मित सेलुलोसिक रेशा है। इसका उत्पादक प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। तो रेयॉन क्या है? यह विनिर्मित सेलुलोसिक रेशा है। सेकेंड है नायलॉन। यह पूर्णतः रसायनों से निर्मित कृत्रिम रेशा है। यह एक रेशमी
थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशों, परतों तथा अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। पॉलिएस्टर क्या है? यह एक विनिर्मित कृत्रिम रेशा है। इसे टेरिलॉन अथवा टेरिन भी कहा जाता है। पॉलिएस्टर रेशे का व्यास एक समान होता है तथा इसकी सतह नरम होती है। यह देखने में सीधा होता है। एक्रिलिक क्या है? यह ऊन से मिलता जुलता एक कृत्रिम रेशा है। इसे सामान्यतः कैसमेलॉन कहा जाता है। या ऊन से सस्ता होता है। तो ये जितने भी अभी हमने टॉपिक कवर किए रेशों के बारे में, उनको वन लाइनर में दे रखा है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइएगा। स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है ना फ्रेंड्स? ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी ये जो भी डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए कि हमने रेशों के बारे में पढ़ लिया। इसीलिए देखिए स्टार मार्क मैंने कर दिया है कि हमने पढ़ तो लिया रेशों के बारे में, बट ये रेशे होते क्या को आपसे किसी ने पूछ ही लिया कि लिनन बताइए, लिनन की क्या गुण है, लिनन कहाँ से प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए। पॉलिएस्टर के बारे में पूछ लिया, क्योंकि ये हमारे जब टीजीटी बीजीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो एमसीक्यूज़ में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो ऐसे ही करके दे दिया जाता है और आपसे ऑप्शन में टिक करने के लिए दे दिया जाता है। तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा इन सब के बीच का डिफरेंस, इन सब की क्वालिटीज़, इन सभी के बारे में कि आखिर बनते कैसे, कहाँ से प्राप्त होते, तभी तो आप सही आंसर कर पाएंगे ना। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अध्याय एक नज़र से माध्यम से देखने से कोई विशेष मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये देखिए रेशे क्या है, तो एक बार तैयार होने के बाद कपड़े को अनेक बार संसाधित किया जाता है, जिससे कपड़े की बनावट अच्छी हो जाती है अथवा कपड़ा अधिक चमकीला बन जाता है। साथ ही कपड़ा मजबूत व टिकाऊ हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिष्करण कहलाती है। तो परिष्करण क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। रेशों के गुण देख लीजिए। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? ऐसे रेशे जो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। विनिर्मित रेशे से क्या अभिप्राय है? तो विनिर्मित रेशों को मानव रेशा, मानव निर्मित रेशा भी कहा जाता है। यानी कि जिनको मानव बनाता है उसी को हम विनिर्मित रेशा कहते हैं। यानी कि दोबारा उस रेशे को बनाना। इसे देखिए निर्मित से विनिर्मित नाम से ही पता लग रहा है। यह रेशा सबसे पहले गैर तंतुमय सामग्री की तंतुमय प्रकार में बदलकर बनाया गया। सूत क्या है? रेशों को कपड़े में परिवर्तन करने के लिए उन्हें बांटा जाता है, लेकिन कुछ कपड़ों को रेशों के बिना बटे ही बनाया जा सकता है। अधिकांशतः रेशों के मध्यम चरण में संसाधित किया जाता है, जिसे सूत कहते हैं। सूत प्रसंस्करण क्या है? प्राकृतिक स्टेपल रेशे द्वारा सूत को संसाधित करने की विधि को कताई कहा जाता है, अर्थात सूत प्रसंस्करण कहा जाता है। कपड़ा उत्पादन क्या है? बाजार में विभिन्न प्रकार कपड़े उपलब्ध होते हैं। मूल रेशे की मात्रा, कपड़ा, ऊन इत्यादि अथवा सूत के प्रकार के कारण कपड़ों में भिन्नता होती है। कपड़ों को देखकर उनकी संरचनाओं में अंतर किया जा सकता है। कपड़े प्रायः सूत के बने होते हैं, किंतु कुछ कपड़े सीधे रेशे से ही बनाए जाते हैं। बुनाई क्या है? अभी हमने पढ़ा वस्त्र परिष्करण, ऊपर ही हमने वस्त्र परिष्करण के बारे में पढ़ा। क्या है? बाजार में उपलब्ध सभी कपड़ों का एक, ध्यान दीजिएगा, वस्त्र परिष्करण बाजार में उपलब्ध सभी कपड़ों का एक या अधिक बार परिष्करण किया जाता है और सफेद कपड़ों के अतिरिक्त किसी न किसी रूप में उनमें रंग मिलाया जाता है। परिष्करण विधि के द्वारा कपड़े का रूप, रंग, उसकी बुनावट अथवा विशिष्ट उपयोग के लिए उसका प्रयोग बदला जा सकता है। ऐसे परिष्करण को अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं, उन्हें नियमित कहा जाता है। छपाई क्या होता है? लिनन के बारे में हमने देखा, एक बास्ट रेशा। जूट और सन में भी हमने देख लिया। ऊन के बारे में पढ़ा, कहाँ से प्राप्त होता है। रेशम क्या है? रेयॉन क्या है? नायलॉन क्या है? ये सारे ही टॉपिक हमने पढ़ लिए। आप चाहें तो अध्याय एक नज़र के माध्यम से इन सभी का फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक अपने सुविधा के लिए। आई होप ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा सा ना फ्रेंड्स बुक थोड़ी बड़ी है तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, बट मुझे लग रहा है कि अभी अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं क्योंकि हमने इतने अच्छे से इनको पढ़ लिया है। अब एनसीईआरटी फोल्डर देख लीजिए। एनसीईआरटी की बुक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आपको इसमें दिया गया है। तो क्वेश्चन 1 क्या है? कहता है विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बनी दैनिक उपयोग की 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं चादर, कंबल, घर के पर्दे, जुराब, पोछा। तो विभिन्न प्रकार की बनी दैनिक उपयोग वस्तुएं हैं और कपड़ों से बनी हैं ये।
क्वेश्चन 2 कहता है वस्त्र रेशों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, संक्षेप में उनकी विशेषताएं बताइए। तो आप बता सकते हैं प्राकृतिक रेशों के बारे में, विनिर्मित रेशों के बारे में, वे रेशे जिन्हें कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है विनिर्मित रेशे कहलाते हैं, नायलॉन, रेयॉन आदि ये सारे किसके श्रेणी में आते हैं, विनिर्मित रेशों की श्रेणी में आते हैं। प्राकृतिक रेशों की कुछ विशेषताएं बताइए। तो प्राकृतिक रेशों में कुछ अद्वितीय गुण होते हैं जैसे बायोडिग्रेडेबिलिटी है, रिन्यूएबिलिटी और इको फ्रेंडली आदि। प्राकृतिक रेशे गैर विषैले होते हैं, इनका घनत्व कम होता है। विनिर्मित रेशों की विशेषताएं बताइए। तो विनिर्मित रेशे अधिक टिकाऊ, कीटाणुओं से सुरक्षित एवं भार में बेहद कम होते हैं। इसमें निर्मित कपड़ों पर सलवटें बहुत कम पड़ने के कारण प्रेस की आवश्यकता भी बहुत कम होती है। इनके अतिरिक्त इनकी धुलाई भी आसान होती है। क्वेश्चन 3 कहता है सूत क्या है, सूत संसाधित करने की विभिन्न विधियां बताइए। हमने पढ़ा अभी सूत प्रसंस्करण के बारे में, सफाई है यानी कि सूत संसाधित करने या रेशे को सूत में परिवर्तित करने के निम्नलिखित चरण होते। पहला क्या होता है, सफाई करना, दूसरा होता है पूनी बनाना, तीसरा है तनुकरण तानना और बांटना। तो ये हमने पढ़ा था हमारे स्टार्टिंग जब हमने क्लास ये स्टार्ट की थी चैप्टर, तभी हमने इन सभी के बारे में पढ़ा था। आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वेश्चन 4 कहता है कपड़ा उत्पादन की प्रक्रिया बताइए। तो ये सभी फ्रेंड्स क्वेश्चन है जो हमारे एनसीईआरटी फोल्डर से लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आपको इन सभी के बारे में डिटेल में पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और रह जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर, जिसकी प्रैक्टिस फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और हाँ, इस चैप्टर को इतने डिटेल में मैंने इसलिए पढ़ा है, बाकी चैप्टर्स आप देखो उतना ज़्यादा डिटेल, जहाँ जिस चैप्टर को मैंने समझा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने बहुत टाइम दिया है और बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। वैसे ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बहुत टाइम ज़्यादातर डीपली जा करके मैंने इनको पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो ये जो भी हमने टॉपिक कवर किए आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर क्लासेस समझ में आ रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मुझे डिमोटिवेशन होता है कि हाँ आप लोगों को शायद क्लास समझ में नहीं आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इसलिए प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है। आपको पता है एक क्लास इंसान 2-3 मिनट का बनाता है तो कितना टाइम उसको लगता है, और यहाँ हम पूरे डेली आपको 1-1 घंटे की हम क्लास करते हैं। 1 घंटे की तो मैक्सिमम हो ही जाती है, 2 क्लास हमारी मॉर्निंग ट्यूनिंग होती है, तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मेहनत भी अच्छी लगेगी। तो इसीलिए प्लीज़ कमेंट किया करिए और अपनी राय बताइए। कुछ स्ट्रेटजी चेंज करनी हो तो भी आप, क्योंकि हम सभी लर्नर्स हैं, सभी पढ़ने हैं, कभी किसी की सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो हम सारे ही लर्नर्स हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपनी राय भी दिया करिए। और आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। धन्यवाद।